हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियो के सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो बिहार में लैंड सर्वे चल रहा है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो इसमें जो भी लैंड सर्वे के अकॉर्डिंग जो है, जो भी शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या उसमें ज़रूरत है, उस सब के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं कि राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र जानते हैं सेवानिवृत्त राजा मोहन सिंह के द्वारा। आज हम लोग जो प्रारंभ करने जा रहे हैं वो है राजस्व विभाग के स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसका क्षेत्र। ये अध्याय 1 का विषय है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के राजस्व संबंधी सभी कार्यों के लिए, विशेषकर भू राजस्व से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेवार विभाग होता है। और इस विभाग के 2-3 मुख्य अंग बने हुए हैं, जिसमें भू अर्जन निदेशालय, भू अभिलेख परिमाप निदेशालय, ट्रेनिंग इत्यादि विषय आते हैं। राजस्व विभाग के बारे में ये धारणा बनी हुई है कि यह कैसे कैसे अपने कार्यों को निष्पादित करता है और इन कार्यों के निष्पादन के दौरान उन्हें किन किन पदाधिकारियों को मदद लेने की ज़रूरत पड़ती है। इस संबंध में मैं बता दूं कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का नाम जमींदारी उन्मूलन से पहले राजस्व विभाग था। और राजस्व विभाग के स्थापना की पृष्ठभूमि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। यह स्वतंत्रता के पहले, जैसे ही भारत में अंग्रेज़ों का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के बाद जैसे ही उन्हें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिली, वैसे ही उनका मूल ध्येय ये बन गया कि कैसे हमें राजस्व, विशेषकर भू राजस्व का कलेक्शन करना है, आर्थिक रूप से दोहन करना है और जो आर्थिक रूप से पैसे प्राप्त हों, जो राशि प्राप्त हो, उसका उपयोग अपने व्यापार के विस्तार में और इंग्लैंड के व्यापार के विस्तार में लगाना है। यही उनका मूल ध्येय था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलने के बाद द्वैध प्रशासन शुरू हुआ। उस द्वैध प्रशासन में ये व्यवस्था अंग्रेज़ों ने रखा कि शासन तुम करो, राजस्व हमें दो, कलेक्ट हम करेंगे। तो भू राजस्व कलेक्शन की जो जिम्मेवारी दी गई, उस जिम्मेवारी के अंतर्गत उस समय में आज के तरह सिस्टमेटिक कोई भू अभिलेख संधारित नहीं थे। भू अभिलेख संधारण नहीं होने के कारण जो राजस्व का आंकड़ा था वो इमेजिनरी था। एक अनुमान के आधार पर राजस्व कलेक्शन करने का एक लक्ष्य दिया गया। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स जब गवर्नर हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो गवर्नर बनने के साथ साथ उसने एक व्यापक सुधार कार्यक्रम प्रारंभ किया। खासकर उस जमाने में अंग्रेजों ने जो राजस्व प्रशासन में सुधार का कार्य किया, उसमें उनका मूल रूप से ध्येय था कि हम कैसे राजस्व को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें। वारेन हेस्टिंग्स 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा वो गवर्नर जनरल बनाया गया। गवर्नर जनरल बनने के साथ उसने सबसे पहला सुधार का कार्यक्रम किया राजस्व सिस्टम में, भू राजस्व सिस्टम में, भू राजस्व से संबंधित जुडिशियल सिस्टम में। और इस सुधार के अंतर्गत उसने 1772 ईस्वी में जिला में पहल उसने जिला में डिवाइड किया, प्रशासन को जिले में डिवाइड किया। उसने जिले में बांटने के साथ साथ उसने कलेक्टर के पद की स्थापना की 1772 ईस्वी में। और उसने जो एक राजस्व पद्धति बनाई, उस राजस्व पद्धति में वसूली के लिए उसने जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करना शुरू किया, न्यायिक व्यवस्था को।
सबसे पहले उसने सचिवालय व्यवस्था की सूत्रपात की और उसने 1 सचिव और 7 से 8 अपने पदाधिकारियों को अपने सचिवालय में उसने नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त उसने राजस्व संबंधी संग्रहण को, आंकड़ों को एकत्र करने के लिए एक विस्तृत कार्यालय पद्धति का सूत्रपात किया। यही से प्रारंभ होता है सचिवालय व्यवस्था का, और सचिवालय व्यवस्था में राजस्व व्यवस्था सर्वोपरि रही। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में बंगाल में जो गवर्नर जनरल का कार्यालय बना, उसके अधीन केंद्रीय सचिवालय यानी केंद्र सरकार के अधीन केंद्रीय सचिवालय का गठन किया गया। इस केंद्रीय सचिवालय में कई छोटे छोटे विभाग बनाए गए, किंतु सबसे महत्वपूर्ण विभाग राजस्व विभाग ही रहा। अब राजस्व विभाग की जो केंद्रीकृत व्यवस्था थी, उस व्यवस्था में सिर्फ स्टेट के बाद यानी राज्य के बाद नीचे में सिर्फ कलेक्टर का पद सृजित किया गया। उसके अतिरिक्त कोई ऐसा पद नहीं था। कलेक्टर राजस्व के संग्रहण करता थे और राजस्व संग्रहण कर वो ट्रेजरी में जमा करते थे। इसके बाद 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा राजस्व एवं वित्त विभाग को मिलाकर एक विभाग बनाया गया। धीरे धीरे राजस्व विभाग का क्रमिक रूप से विकास होने लगा और इस विकास के अंतर्गत राजस्व की प्रधानता बढ़ती चली गई। राजस्व से अंग्रेजों ने भूमि को एक बिक्री की वस्तु बनाया। भूमि के संरक्षण के लिए उन्होंने कानूनों और राजस्व न्यायालयों की व्यवस्था की, जिसमें राजस्व न्यायालय के अंतर्गत जो भी छोटे छोटे भूमि विषयक विवाद होते थे, विशेषकर भू लगान से संबंधित विवाद होते थे, उसके निष्पादन का उन्होंने सूत्रपात किया और न्यायिक व्यवस्था में भू राजस्व संग्रहण का प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। कमिश्नर्स रेगुलेशन एक्ट 1829 के द्वारा प्रमंडलों की व्यवस्था की गई, जो कलेक्टर के ऊपर उनके नियंत्री पदाधिकारी बनाए गए। उसके पहले 1786 ईस्वी में राजस्व परिषद का निर्माण हुआ और वो राजस्व परिषद राजस्व संबंधी कार्यों के लिए विधिवत रूप से निर्देश देती थी, कलेक्टर पर नियंत्रण रखती थी। तो ये एक राजस्व के प्रशासनिक ढांचे का निर्माण अंग्रेजों ने किया, लेकिन उस समय तक इस ढांचे के अंतर्गत ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसमें भूमि का सर्वेक्षण उसके अंतर्गत सन्निहित हो, ताकि भूमि के लैंड रिकॉर्ड्स को दुरुस्त किया जा सके, बनाया जा सके, किसानों के अधिकारों को एक पंजीबद्ध कर कागज में उसे रखा जा सके। अंग्रेजों ने जो परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू की, उस परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत जमींदारों के साथ एक फिक्स अमाउंट पर परमानेंट बंदोबस्ती की गई, जिसमें जमींदारों को यह अधिकार दिया गया कि वे निर्धारित लगान की वसूली करें और उसमें से अपना 1/11वां हिस्सा अपने पास रखकर शेष राशि ट्रेजरी में जमा करते हैं। उन्हें भूमि प्रबंधन के लिए, भूमि अभिलेख मेंटेनेंस के लिए जिम्मेवारी तो दी गई, किंतु जमींदारों के द्वारा उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। फल ये हुआ कि भू राजस्व एक फिक्स हो गया, भू राजस्व में बढ़ने की कोई संभावना नहीं रही। धीरे धीरे राजस्व प्रशासन में नए विचार आने लगे और इस नए विचार के अंतर्गत अधिकारों के अभिलेख के निर्माण का प्रावधान आवश्यक समझा गया, क्योंकि जैसे ही भूमि को कानूनी संरक्षण प्राप्त हुई तो भूमि से अधिक राजस्व तभी प्राप्त हो सकता था जबकि भूमि का विक्रय।
और भूमि के विक्रय के लिए आवश्यक था भूखंडों का सीमांकीकरण, सीमा होना। सिर्फ उस जमाने में, अंग्रेजों के ज़माने में, आरंभिक दौर में सिर्फ भूमि की चौहद्दी दी जाती थी, कोई भूखंड क्रमांक नहीं था कि किसी व्यक्ति को अगर भूमि वो प्राप्त करता है तो बेचने का अधिकार है, तो उसमें से कितने रकबे की भूमि को वो बेच रहा है, इस तरह की कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं थी। भूमि विक्रय की वस्तु तो बनी, वो रेहन रखी जाने लगी। अंग्रेजों ने उससे और से अधिक और अधिक से अधिक उससे आय प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ये महसूस किया कि अधिकारों का अभिलेख बनना आवश्यक है। उस काल में 1819 ईस्वी में हॉल्ट मैकेंजी ने यह सुझाव दिया तत्कालीन गवर्नर जनरल को कि भूमि का सर्वेक्षण किया जाए और भूमि में लोगों के अधिकारों का लेखा तैयार किया जाए। प्रत्येक ग्राम और मुहाल से कितना कर वसूल करना है ये निश्चित किया जाए। परमानेंट सेटलमेंट के बाद अंग्रेजों ने रैयतवारी सिस्टम और महलवारी सिस्टम भू राजस्व के क्षेत्र में इंट्रोड्यूस किया, लागू किया पूरे देश में, जिसमें रैयतवारी सिस्टम के अंतर्गत डायरेक्ट रैयत से, सीधे रैयत से लगान वसूल करने की व्यवस्था रखी गई और उनके रिकॉर्ड को सीधे उस रैयत के नाम से भूमि रिकॉर्ड को बनाने का आदेश निर्गत किया गया। पट्टा और परवाने की भी व्यवस्था की गई और उस पट्टे में उनके भूमि का रकबा दिया गया, उसकी चौहद्दी दी गई, लेकिन भूमि का ऐसा कोई भूखंड संख्या, भूमि का कोई भूखंड का क्रमांक नहीं था जो दिया जाए। ठीक ये उल्टी व्यवस्था रही कि जमींदारों के ऊपर अंग्रेजों ने भरोसा किया कि ये भूमि का लैंड रिकॉर्ड ये तैयार करेंगे, रैयतों के साथ ये पट्टा देंगे, तो पट्टे का रजिस्टर भी मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, लेकिन जमींदारों की इसके प्रति अभिरुचि न के बराबर रही। 1822 के रेगुलेशन 7 के द्वारा भूमि के सर्वे के प्रस्ताव को मान लिया गया और उस पर एक कमेटी बनाई गई कि वो विचार करे कि किस प्रकार से भूमि का सर्वेक्षण किया जाए। 1833 ईस्वी में जब लॉर्ड विलियम बेंटिक उस जमाने में गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने पहली बार जो रैयत के जोत अधिकार में जमीन थे उसके लिए उन्होंने उनके खेतों का, जोत भूमि का मानचित्र बनाने का प्रस्ताव और पंजी बनाने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया और ये व्यवस्था रखा कि जितने भी रैयत हैं, जो जोत वाले रैयत हैं, जोत करने वाले रैयत हैं, उनके कृषि भूमि की पंजी बनाई जाए तथा खेतों के मानचित्र का निर्माण किया जाए। किंतु ये व्यवस्था कार्यरूप में नहीं आ सकी। 1835 ईस्वी में पहली बार लेफ्टिनेंट विनगेट जो इंजीनियरिंग कोर के प्रमुख अधिकारी थे, उन्हें भूमि सर्वेक्षण का अधीक्षक, सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया। भूमि सर्वेक्षण करने के सुपरिटेंडेंट नियुक्त करने के दौरान उनके बहुत सारे कर्तव्यों को बताया गया कि आपको क्या क्या करना है। विनगेट ने इस पर काफ़ी अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उन्होंने पाया कि जो जमींदारी सिस्टम है, जो रैयतवारी सिस्टम है और जो महलवारी सिस्टम है, भू प्रबंध व्यवस्था के अंतर्गत तीनों में कहीं साम्यता नहीं है। रैयतवारी सिस्टम में जहां रैयत सीधे सरकार को भू लगान भुगतान करते हैं और उनके भूमि का रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है, हर साल अपडेट हो जाता है। महलवारी सिस्टम में महाल के माध्यम से अपने उस गांव के मुखिया के माध्यम से लगान जमा करते हैं, उनके गांव का रिकॉर्ड बन जाता है। ठीक जमींदारी सिस्टम में जमींदारों के नीचे जमींदार, मध्यवर्ती, पाटनी, कई कई लेयर्स हैं जो रैयतों के, जो जोत करने वाले के भू रिकॉर्ड को मेंटेन करने में, बनाए रखने में कोई अभिरुचि नहीं रख रहे हैं। इस विनगेट ने एक सुझाव दिया। उस सुझाव के अंतर्गत ये रखा गया कि धीरे धीरे जिले वाइज भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक प्रक्रिया
बनाकर और भूमि का सर्वेक्षण किया जाए, खेतों की परिधि निश्चित की जाए, नक्शे बनाकर उनको सीमांकित कर ग्राम की बाउंड्री निश्चित की जाए। किंतु यह विनगेट का सोच उस समय कार्यरूप नहीं ले पाया। इस दौरान राजस्व सर्वेक्षण कराया गया। उस राजस्व सर्वेक्षण में जितने भी जिले थे अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत, उनका भूमि का सर्वेक्षण किया गया कि जोत की भूमि कितनी है और अन्य प्रकार की बंजर भूमि कितनी है। तो जोत की भूमि के आधार पर लगान निर्धारण का प्रस्ताव रखा गया कि जितने भी जोत की भूमि होंगे उसके आधार पर लगान निर्धारित किया जाएगा। चूंकि अंग्रेजों और जमींदारों के बीच यानी ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच परमानेंट सेटलमेंट के अंतर्गत ये समझौता था कि वे निर्धारित लगान जब तक देते रहेंगे तब तक उन्हें उस जमीन से हटाया नहीं जाएगा, दूसरा लगान बढ़ाने का कोई विकल्प नहीं था। उसका एकमात्र विकल्प रखा गया, अंग्रेजों के दिमाग में था कि किसी तरह जमीन का हम सर्वेक्षण करावें और सर्वेक्षण कराने के दौरान जमीन का वास्तविक लगान जो जोत की भूमि है उसका निर्धारित कर दिया जाए ताकि राजस्व में वृद्धि हो और साथ ही साथ किसानों के जोत अधिकारों की भी रक्षा हो सके। इस संदर्भ में पहली बार 1875 ईस्वी में बंगाल सर्वे एक्ट लाया गया। उस बंगाल सर्वे एक्ट में प्रावधान किया गया कि भूमि की नापी कैसे हो। सर्वेक्षण के जो प्रोविजंस किए गए, जो प्रावधान किए गए, वो बहुत सुस्पष्ट नहीं थे। सर्वेक्षण कार्य प्रारंभिक दौर में था और ऐसी कोई मैकेनिज्म, पद्धति या प्रशासनिक ढांचा नहीं नियुक्त किया गया था कि जो तत्काल भूमि का सर्वेक्षण कर ले। 1885 ईस्वी में बंगाल टेनेंसी एक्ट अधिनियमित हुआ और बंगाल टेनेंसी एक्ट के धारा 101 से 115 तक में सर्वेक्षण करने के, भूमि सर्वेक्षण करने के कानूनी रूप से प्रावधान किए गए। इस कानूनी प्रावधान के अंतर्गत नियमावली का निर्माण किया गया कि किस आधार पर किस प्रकार से सर्वेक्षण होगा, गांव की सीमा कैसे बनाई जाएगी, किस प्रकार, किस तरह से किसी राजस्व ग्राम का सर्वेक्षण कैसे होगा, जमींदारों द्वारा आधारित भूमि का खाता कैसे बनेगा, जोत अधिकारों की प्रविष्टि कैसे होगी, कौन से जमीन का लगान निर्धारित होगा, कौन से जमीन का लगान निर्धारित नहीं होगा, इसके अतिरिक्त लगान कौन निर्धारित करेंगे, जोत भूमि का लगान कौन निर्धारित करेंगे, कौन से पदाधिकारी इसके लिए प्राधिकृत होंगे, इसके लिए राजस्व पदाधिकारी की नियुक्ति की गई। राजस्व पदाधिकारी के साथ साथ उन्हें सहयोग देने के लिए डिप्टी कलेक्टर जो उस जमाने में हुए, उनमें सहायक यानी असिस्टेंट सेटलमेंट अफसर का पावर निहित किया गया और राजस्व पदाधिकारी की शक्ति निहित की गई। किंतु टेक्निकल रूल्स, सर्वे करने का जो व्यापक टेक्निकल रूल्स था वो उस समय तक आ नहीं पाया था। फिर भी 1885 के एक्ट में प्रावधान करने के बाद 1892 ईस्वी के बाद कैडेस्ट्रल सर्वे प्रारंभ कर दिया गया और पूरे बिहार के जितने जिले थे, 17 पुराने जिले थे, उन सभी जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। कैडेस्ट्रल सर्वे में सबसे पहले भूमि के सीमांकन का, ग्राम सीमा के सीमांकन का, इसके अतिरिक्त रैयत के जो भी जोत में भूमि थी उसके सीमांकन का, जमींदारों के अंतर्गत जितनी भूमि थी उसके सर्वेक्षण का प्रावधान किया गया। सेक्शन 103, उसमें एक सेक्शन 103 का प्रावधान किया गया। सेक्शन 101 में कैसे सर्वेक्षण किया जाएगा, जो खतियान बनेगा, अधिकारों का अभिलेख बनेगा, उसमें कौन कौन सी प्रविष्टि की जाएगी, इसका प्रावधान रखा गया। यानी बिहार काश्तकारी अधिनियम के 1885 के अधिनियमित होने के बाद
पहली बार सर्वेक्षण ने अपना एक भूमि सर्वेक्षण ने अपना एक वास्तविक स्वरूप प्राप्त किया और इस स्वरूप को क्रियान्वित करने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी की प्रशासनिक संरचना का निर्माण किया गया। सचिवालय स्तर की व्यवस्था लागू हुई, यानी राजस्व विभाग के अंतर्गत 1912 ईस्वी में निदेशक भू अभिलेख परिमाप का पद सृजित किया गया और भू अभिलेख परिमाप को प्राधिकृत किया गया कि वे सर्वेक्षण का कार्य पूरे बिहार में अपने देखरेख में प्रारंभ कराएं और ये निर्देशित किया गया कि इस संदर्भ में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के द्वारा, राजस्व परिषद के द्वारा समय समय पर जो भी सर्वेक्षण के संबंध में निर्देश दिए जाएंगे उसका वे अनुपालन कराएं। यानी 1892 से प्रारंभ होकर 1898-1903 तक कैडेस्ट्रल सर्वे बिहार के पुराने जो 17 जिले थे, बाद में जो झारखंड कट के अलग हो गया उसको छोड़ दें तो बिहार के बचे हुए शेष जिले सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, शाहाबाद, गया, मुंगेर, पूर्णिया, इन सारे जिलों में कैडेस्ट्रल सर्वे की कार्रवाई प्रारंभ हो गई और पहली बार कैडेस्ट्रल सर्वे में जमींदारों के खेवट पंजी का निर्माण किया गया और उस खेवट पंजी के निर्माण के आधार पर जो अधिकारों के अभिलेख का निर्माण हुआ, अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि की गई उन इंटरमीडियरी की, उन जमींदारों की, और नीचे के कॉलम में स्तंभ में नाम जोतदार कॉलम में जोत करने वाले रैयतों की प्रविष्टि की गई। बिहार काश्तकारी अधिनियम के नियम 80 और 81 में ये प्रावधान किया गया कि सेक्शन 103 के ए के अंतर्गत खतियान के अंतिम रूप से पब्लिश्ड हो जाने के बाद, प्रकाशन हो जाने के बाद अधिकारों का अभिलेख जिला समाहर्ता को सौंप दिया जाएगा ताकि जिला समाहर्ता उसके आधार पर अपने प्रशासनिक कार्यों में, भूमि संबंधी प्रशासनिक कार्यों में उसका उपयोग कर सके। ये उल्लेखनीय है कि खतियान का प्रयोग यानी अधिकारों के अभिलेख का प्रयोग सिर्फ जिला स्तर पर ही था और जिला के नीचे एक प्रशासनिक इकाई थी। उस समय राजस्व अंचल जो आज बने हुए हैं बिहार में, इस तरह की कोई इकाई सृजित नहीं थी। उस समय हल्के नहीं थे जो राजस्व का सीधे कलेक्शन करते थे। जमींदारों के द्वारा रैयतों से, जोतदारों से अपने खेवट के अधीन उनके दायरे में जो भी जमींदारी के अंतर्गत जमीन थी, अधिकारों के अभिलेख में जो भी भूमि दर्ज थी, उसके आधार पर तौजी उन्हें एक अलॉट किया गया और उस तौजी का वो लगान रैयतों से वसूल कर, तौजी ऑफिस था जिले में, उसमें वो जमा करते थे और जमा करने के बाद सरकार के घर में वो राशि पहुंच जाती थी। रैयत सीधा सरकार को ऋण नहीं देता था बल्कि वो जमींदार को भुगतान करता था। इसके बावजूद खतियान अधिकारों के अभिलेख के निर्माण के बाद भी जमींदारों के द्वारा, मध्यवर्तियों के द्वारा रैयतों के भुगतान किए जाने वाले लगान पंजी का विधिवत रूप से संधारण नहीं किया गया और वो भुगतान करने वाली पंजी थी जो भुगतान किया जाता था, उसका नाम दिया गया जमाबंदी पंजी। जमाबंदी पंजी उस पंजी को कहते हैं जो उस राजस्व ग्राम में रहने वाले, जोत करने वाले किसानों के द्वारा जो जोत भूमि है उसका लगान भुगतान किया जाता है, उसकी विवरणी, और उस विवरणी के अंतर्गत उस गांव में जितने भी जोतदार होते हैं उनका एक क्रम संख्या दे दिया जाता है। इस तरह से इसका नाम दिया जाता है जमाओं की पंजी यानी जमाबंदी पंजी। ये उल्लेखनीय है कि अधिकारों का अभिलेख जो निर्मित हुआ, बनाया गया,
उसमें नाम भू मालिक, संबंधित मध्यवर्ती और जमींदार थे, जोतदार सिर्फ रैयत थे। इस प्रकार के खतियान में जो रैयतों की होमस्टीड जमीन थी, बासडीह की जमीन थी, बहुत सी ऐसी जमीन थी, शिवोत्तर जमीन थी, धर्म देवोत्तर जमीन, वृत्त की जमीन इत्यादि जो जमीनें थी, इसका लगान निर्धारित नहीं किया गया, लगान मुक्त रखा गया। रैयत उन्हीं जमीनों को का लगान भुगतान करते थे जो जोत के अंतर्गत उनकी आती थी, या जमींदार जो बंजर जमीन, गैर मजरूआ जमीन उनके साथ बंदोबस्त करते थे, लगान बंदोबस्ती जिसको कहते थे, उसका भुगतान करते थे। अधिकारों का अभिलेख तैयार हुआ विस्तृत रूप से, और कैडेस्ट्रल सर्वे के बाद बहुत से बिहार के पुराने जिले थे जिनमें रिविजनल सर्वे की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ कर दी गई। 2 साल के बाद ही जो कैडेस्ट्रल सर्वे के नक्शे का ब्लूप्रिंट था, उसको कहते हैं ब्लू सर्वेक्षण, ब्लूप्रिंट सर्वे। रिविजनल सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ हुई। रिविजनल सर्वे की कार्यवाही 1914 तक आते आते समाप्त कर दी गई। कई जिलों में रिविजनल सर्वे फाइनल इसलिए नहीं हो सका क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध उस समय में प्रारंभ हो चुका था। तो यह स्पष्ट है कि सर्वेक्षण की प्रक्रिया के द्वारा अधिकारों का अभिलेख तैयार होता है, और ये अधिकारों के अभिलेख के तैयार कराने में जो प्रशासनिक भूमिका निर्वहन करता है वो भूमि अभिलेख परिमाप निदेशालय है। भूमि अभिलेख परिमाप निदेशालय राजस्व विभाग के सीधे नियंत्रण के अधीन काम करता है। वर्तमान दौर में भू अभिलेख निदेशक, भू अभिलेख परिमाप का पद सृजित है, और उसके नीचे सहायक निदेशक है, और उसके नीचे एक प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत निदेशालय में कार्य करने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों की सूची बनाई हुई है। अब जमींदारी उन्मूलन के बाद जमींदारों के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया, दाखिल किया गया। रिटर्न दाखिल होने के साथ साथ सरकार के सामने, राजस्व विभाग के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी कि जो लगान, भू लगान जमींदार वसूल करते थे रैयतों से, जिसका प्रावधान बिहार काश्तकारी अधिनियम की धारा 24 में किया हुआ था कि जो भूमि का जमीन जोतेंगे उन्हें लगान देना पड़ेगा, और प्रत्येक लगान उचित और सामयिक होगा, इसका प्रावधान धारा 27 में किया गया था। जमींदार को जैसे ही लगान भुगतान किया जाएगा, जमींदारों के लिए रसीद देना, रैयत को रसीद उपलब्ध कराना मैंडेटरी किया गया था धारा 56 के अंतर्गत। तो ये स्थिति जमींदारी उन्मूलन के पहले थी। जमींदारी उन्मूलन के बाद सरकार के पास इस तरह का कोई तंत्र उस समय विकसित नहीं हुआ था जो अब रैयतों से सीधे डायरेक्ट लगान वसूले और कोषागार में जमा करते। दूसरी समस्या यह थी कि जो जमींदारों के द्वारा रिटर्न फाइल किया गया, दाखिल किया गया, उसमें बहुत से ऐसे जोतदार रैयत थे जिनके नाम से जमाबंदी सृजित नहीं हुई थी, जमाबंदी का निर्माण नहीं हुआ था। तीसरा समस्या ये था कि उनके द्वारा जमीन का खरीद बिक्री किया गया था, सेल डीड रखा गया था, उस सेल डीड का नामांतरण नहीं हो पाया था। चौथी समस्या थी कि लगान बंदोबस्ती होती थी बंजर जमीन की, और जमींदार के कारिंदे उनके साथ लगान बंदोबस्ती करते थे।
उस लगान बंदोबस्ती के आधार पर रैयतों के नाम से जमाबंदी सृजित नहीं हुई थी। तो जमींदारों के द्वारा दाखिल किए गए रिटर्न में बहुत सी त्रुटियां राजस्व विभाग के द्वारा पाई गई। तो उन्होंने फील्ड बुझारत कर तत्काल चालू खतियान के निर्माण करने और जमाबंदी पंजी के निर्माण करने का एक आदेश निर्गत किया, जो फील्ड बुझारत अभियान के दायरे में लाया गया। राजस्व विभाग ने महसूस किया कि अधिकारों के अभिलेख के निर्माण का एक लंबा अंतराल हो गया है। यानी 1914 के बाद सर्वेक्षण नहीं हुआ है। सर्वेक्षण नहीं होने के कारण रैयतों के जोत अधिकारों में 3-4 कारणों से व्यापक परिवर्तन हुआ है, और वो परिवर्तन हुआ है उत्तराधिकार के आधार पर, रैयतों में आपसी बंटवारा के आधार पर, रैयतों के द्वारा दान लेने के आधार पर। इसके अतिरिक्त बहुत सारे रैयत जो आपस में बदलैन करते थे, जोत भूमि का आपस में विनिमय करते थे, उसके आधार पर, यानी तरह तरह के ऐसे कारण थे जिसके आधार पर खतियान की, तत्कालीन खतियान की, 1914 के खतियान की जो प्रविष्टि थी वो अब कादरूप में नहीं थी, काफ़ी उसमें परिवर्तन हो गया था। राजस्व विभाग के द्वारा एक निर्देश जारी किया गया और भू अभिलेख परिमाप को ये दायित्व सौंपा गया कि जमींदारी उन्मूलन के बाद भूमि सर्वेक्षण की कार्यवाही वो प्रारंभ करते हैं। इस क्रम में राज्य के लगभग जो अभी जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम निकला हुआ है, उसमें 25 या 26 जिले ऐसे हैं जिनमें सर्वेक्षण की कार्यवाही प्रारंभ करने का उसमें उल्लेख किया हुआ है वर्षवार, और 12 पुराने ऐसे जिले हैं जिनमें सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ नहीं हो सका, उसकी सूची दी हुई है। तो उन जिलों में सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ कराया गया, और कई ऐसे जिले हैं बिहार के जिनमें रिविजनल सर्वे खतियान जो जमींदारी उन्मूलन के बाद प्रारंभ हुआ, उसमें रिविजनल सर्वे खतियान का निर्माण हुआ है। कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर खतियान के आधार पर, रिविजनल सर्वे के आधार पर जमाबंदी पंजी का निर्माण हुआ है, जैसे वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के जिले के कुछ अंचलों में रिविजनल सर्वे के आधार पर खतियान बना हुआ है। इसके अतिरिक्त शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट के कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर खतियान बने, लेकिन गया जिला इस तरह से खतियान बना, लेकिन खतियान बनने के बाद, रिकॉर्ड ऑफ राइट बनने के बाद, चूँकि उत्तराधिकार के कारण, जमीन में हस्तांतरण के कारण स्वामित्व में परिवर्तन होते रहता है, और उस परिवर्तन की स्थिति को अभिव्यक्त करना, राजस्व रिकॉर्ड में तत्काल दर्ज करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि परिवर्तन नहीं होने के कारण, रिकॉर्ड में नाम प्रविष्टि नहीं होने के कारण कई विवादों को जन्म देता है। 1990 के बाद देश में तीव्र गति से भूमंडलीकरण का दौर प्रारंभ हुआ है। उसके बाद औद्योगिकीकरण हुआ है। सरकार का जो 2005 के बाद जो एक नया विजन आया, नए सड़कों का निर्माण कराया गया, उसके कारण जोत अधिकारों में जो भी परिवर्तन हुए हैं, जमीन के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हुई है, अधिकारों के अभिलेख का निर्माण आवश्यक हो गया। तो अधिकारों के अभिलेख के निर्माण में ये एक सबसे बड़ा जो दोष था वो था पुरातन पद्धति। पुरातन पद्धति में सारा का सारा एनर्जी, सारा मैन पावर ये लगा रहता था कि किस तरह से नक्शे का निर्माण किया गया जाए, और भू सर्वेक्षण नक्शा का निर्माण करने में
एक लंबी अवधि लग जाती थी। इस दौरान भी रैयतों के जोताधिकारों में परिवर्तन होते रहता था। जोताधिकार में परिवर्तन उत्तराधिकार के कारण हो, आपसी बंटवारा के कारण हो, जमीन के खरीद बिक्री के कारण हो। फल क्या होता है कि अभी तैयार हो रहा है नक्शा, तब तक उसमें कई कई सारे परिवर्तन हो जाते थे, भूखंड बनते चले जाते थे। इस प्रकार राज्य सरकार ने काफ़ी मंथन करने के बाद ये निर्णय लिया कि आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर, यानी हवाई सर्वेक्षण का उपयोग कर हम शीघ्रातिशीघ्र नक्शे का निर्माण कराने तो कम से कम समय में अधिकारों के अभिलेख का निर्माण हो सकेगा। और जैसे ही अधिकारों के अभिलेख का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद क्रमानुसार हम सालों साल प्रत्येक साल चालू खतियान का निर्माण करेंगे। इस तरह से जोत अधिकार में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन उस चालू खतियान में अधिधारी खाता पंजी में प्रविष्टि अपना पाते रहेगा। सरकार ने इस संबंध में मजबूत कदम उठाया और राजस्व विभाग ने इस पर एक दिशा निर्देश जारी किया। उस दिशा निर्देश के अंतर्गत कई जिले में विशेष सर्वेक्षण की कार्यवाही आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के बाद प्रारंभ की गई, किंतु तकनीकी मार्गदर्शिका के नहीं रहने के कारण सुचारू रूप से अधिकारों के अभिलेख के निर्माण में कठिनाई महसूस की जाने लगी। पुनः भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के द्वारा राजस्व विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के निर्देश के अधीन एक तकनीकी मार्गदर्शिका का निर्माण कराया गया है। और वो तकनीकी मार्गदर्शिका अपने आप में विशेष भू सर्वेक्षण के प्रत्येक प्रक्रम को विवेचित करती है। विवेचना की स्थिति ये है कि सर्वेक्षण के बारीक से बारीक प्रक्रिया जो है, रैयतों के हित की प्रविष्टि की जो प्रक्रिया है, उस पर वो गहन समीक्षा करने के बाद एक निर्देश देती है कि सर्वेक्षण कर्मचारी और पदाधिकारी सर्वेक्षण करने के इस ढंग को अपनाएंगे तो उन्हें कठिनाई नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि विस्तृत सर्वेक्षण करने की प्रक्रिया जो विशेष भू सर्वेक्षण अधिनियम में दी गई है, उसमें 2019 में संशोधित कर जो नियमावली लाई गई है, उसमें और उसको विस्तृत किया गया है और कई कई नए नए विषयों को विवेचित किया गया है। अब सर्वेक्षण आधुनिक प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किया जा सकेगा। इस आधुनिक प्रौद्योगिकी के निर्माण में सर्वेक्षण का पहला प्रक्रम जो प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ होता है भूमि नक्शे के निर्माण से, यानी भू मानचित्र के निर्माण से। और ये निर्माण हवाई सर्वेक्षण एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो हमारा जो सर्वेक्षण कार्यक्रम है, पूरे स्टेट में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है कि 14 जिले में भू सर्वेक्षण का कार्य तत्काल प्रारंभ किया जाएगा और यह कार्य अब शीघ्र प्रारंभ होने जा रहा है। इसके लिए सर्वेक्षण से संबंधित, भूमि सर्वेक्षण से संबंधित जितने सारे प्रक्रम हैं, जैसे किश्तवाड़, खानापुरी, विश्रांति, इन सभी प्रक्रमों पर विस्तृत रूप से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तकनीकी मार्गदर्शिका 2019 जारी कर दी गई है और तकनीकी मार्गदर्शिका में सर्वेक्षण के उन पहलुओं को टच किया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है जिन पहलुओं पर सर्वेक्षण के से संबंधित अमीन को, कानूनगो को, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को काम करना है। इस सर्वेक्षण की सबसे बड़ी विशेषता है
सबसे बड़ी विशेषता है जो अधिनियम बना हुआ है, उस अधिनियम में ये दिया हुआ है कि रैयत के जोत अधिकार में परिवर्तन के साथ साथ चालू खतियान भी बनाना है, ताकि अधिकारों में हुए परिवर्तन की उसमें प्रविष्टि की जा सके। और इस संदर्भ में बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम 2011 अधिनियमित हो चुका है। उस 2011 के बाद जो नियमावली 2012 में बनी है, उसके रूल 14 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के बाद जो अधिकारों का अभिलेख बनेगा, उसके आधार पर अभिदारी खाता पंजी, खेसरा पंजी और चालू खतियान का निर्माण किया जाएगा। यानी जो नामांतरण होगा, नामांतरण के आधार पर जो जोत अधिकार में परिवर्तन होगा, वो प्रविष्टि अब विशेष भू सर्वेक्षण के अधीन निर्मित खतियान में, अधिकारों के अभिलेख में प्रविष्टि नहीं पाकर चालू खतियान यानी क्रमिक खतियान में प्रविष्टि पाएगी, ताकि जोत अधिकार अद्यतन बने रहें। दूसरा, जोत अधिकार में परिवर्तन के साथ साथ सेक्शन 10 बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम के धारा 10 में ये प्रावधान किया हुआ है कि रैयतों के उनके जोत भूमि का खाता पुस्तिका दिया जाएगा, और उस खाता पुस्तिका को भी अद्यतन बनाए रखने का, अगर जोत भूमि में उनके खाता पुस्तिका में उनके द्वारा जोत की समस्त भूमि दर्ज रहेगी, उसमें लगान दर्ज रहेगा। अगर उसमें जोत अधिकार में परिवर्तन होता है, रैयत उस जमीन को बेच देते हैं या खरीद लेते हैं या विनिमय करते हैं, जिन कारणों से भी वे जमीन या तो बेचते हैं या छोड़ते हैं, त्याग देते हैं, उन सभी कारणों को खाता पुस्तिका में अंकित करने का प्रोविज़न प्रावधान किया गया है। और इसके लिए नियम बिहार भूमि दाखिल खारिज नियमावली 2012 के नियम 16 के उप नियम 6 और 7 में इसका प्रावधान किया गया है। यानी खाता पुस्तिका को भी अद्यतन किए जाने का प्रावधान किया गया है। तो एक बहुत अच्छी पृष्ठभूमि तैयार की गई है कि अब नए दौर में जो भी अधिकारों के अभिलेख का निर्माण भू अभिलेख परिमाप निदेशालय के निर्देशों के अधीन संपन्न कराया जाएगा, निर्माण होगा, उसमें ससमय प्रविष्टि हो, इसकी भी व्यवस्था की गई है और दिशा निर्देश जारी किया गया है। अब इस प्रक्रम को, सर्वेक्षण के प्रक्रम को कैसे प्रारंभ किया जाएगा, इस प्रारंभ के लिए किस तरह की प्रशासनिक संरचना बनी हुई है, अब इसको हम अगले प्रक्रम में। आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि राजस्व विभाग की स्थापना की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसके क्षेत्र के बारे में। अगर आप मतलब कि लैंड सर्वे से जो भी अपडेट आता रहेगा, आप लोगों को उससे अवगत कराया जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसकी जानकारी समय से मिलती रहे। हमारे वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।